जय हिंद साथियों। 30 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले हम आपको छोटी दिवाली की इस शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं प्रदान करना चाहते हैं। यह पर्व साथियों आपके जीवन में सुख लाए, शांति लाए, समृद्धि और ढेर सारी खुशियों के साथ रोशनी भी लेकर आए। दियों की जगमगाहट से आपका घर आंगन रोशन हो और आप सभी के साथियों सपने पूरे हों, और अगले साल जब फिर आप दिवाली मना रहे हो तो एक अवसर की तरह दिवाली मना रहे हो। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आपका डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस। धन्वंतरी जयंती और 9th आयुर्वेद डे के दिन कुछ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे नए ईएसआईसी हॉस्पिटल्स खोले गए हैं। तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पे जो अनावरण हुआ है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली से सारा अनावरण किया गया था वर्चुअली। टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है, कितनी की है, तो 12,850 करोड़ के टोटल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे नए हॉस्पिटल्स लॉन्च किए गए हैं। तो बोमासंद्रा कर्नाटका में लॉन्च किया गया है, नरसापुर कर्नाटका में लॉन्च किया गया है, पीतमपुर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है नया ईएसआईसी हॉस्पिटल, मेरठ उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि मेरठ में नया ईएसआईसी हॉस्पिटल लॉन्च किया गया है। फिर आंध्र प्रदेश अचूतापुरम में लॉन्च किया गया है, और फरीदाबाद हरियाणा में भी लॉन्च किया गया है ईएसआईसी का हॉस्पिटल। ईएसआईसी क्या है, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्कर पॉपुलेशन को सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बस इतना जानना महत्वपूर्ण होगा कि ईएसआईसी कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। चर्चा करें 9th आयुर्वेद डे की, तो इसके बारे में हम लोग ने कल चर्चा की थी। ये ऑब्जर्व किया गया था 29 अक्टूबर 2024 को। हमने कल डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस में इसके बारे में चर्चा की थी हम लोग ने। इस बार की थीम है आयुर्वेद इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। आयुर्वेद इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ इस बार की थीम है। ये शुरू कब किया गया था आयुर्वेद डे, तो 2016 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑब्जर्व करती आ रही है, और 2024 में ये 9th आयुर्वेद डे सेलिब्रेट किया गया था। कोणार्क व्हील के रेप्लिकाज स्टैब्लिश किए जाएंगे राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में और राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसके रेप्लिकाज बनाए जाएंगे, कोणार्क व्हील के रेप्लिकाज बनाए जाएंगे। कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में और अमृत उद्यान में। सिग्निफिकेंस क्या है कोणार्क व्हील का, तो ये इंडिया की आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल लेगेसी को एक सिंबलाइज करता है कोणार्क व्हील। तो ओरिजिनल कोणार्क व्हील जो है ये पार्ट है कोणार्क सन टेम्पल का, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है, ये उड़ीसा में है। इसकी बात करें कोणार्क सन टेम्पल की, तो ये डेडिकेटेड है, इसके डीटी हैं, इसके इष्ट देव हैं सन गॉड सूर्य। ठीक है, सूर्य देवता इसके इष्ट देव हैं कोणार्क सन टेम्पल के। ये कहाँ पे स्थित है, ये कोणार्क में स्थित है, जो कि 35 किलोमीटर है पुरी सिटी उड़ीसा से। तो ये बात याद रखनी है आपको। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखना है कि ये 1250 सीई में बनाया गया था बाय किंग नरसिम देव वन ऑफ ईस्टर्न गंग डायनेस्टी। ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के किंग नरसिम देव थे, वन थे, उन्होंने 1250 सी में कोणार्क सन टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराया था। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1984। इसी के इर्द गिर्द क्या होता है, चंद्रभाग मेला का आयोजन होता है। इसी के इर्द गिर्द चंद्रभाग मेला का भी आयोजन किया जाता है। इसको और नाम से जाना जाता है, जैसे ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और व्हाइट पगोड़ा को जगन्नाथ टेम्पल जो है उसको व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि पुरी में स्थित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोणार्क सन टेम्पल जो है वो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, और जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में वो व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सन टेम्पल के डिज़ाइन की बात करें तो ये ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़े से रथ को, जाइजेंटिक चैरियट को खींच रहे हैं 7 घोड़े, 7 अश्व खींच रहे हैं। किसको, जाइजेंटिक या बहुत बड़े से विशाल रथ को घोड़े खींचते हैं, ऐसे ही कुछ शेप में, ऐसे ही कुछ डिज़ाइन है कोणार्क सन टेम्पल की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। व्हील की डिटेल्स यहाँ पे बात करें तो 24 व्हील्स हैं एट टेम्पल बेस, ईच मेजरिंग 9 फीट 9 इंचेज इन डायमीटर। खैर आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको बस एक कहाँ इसकी स्थिति है, कहाँ ये स्थित है, ये याद रखिएगा। इसको और किस नाम से जाना जाता है ये याद रखिएगा। किसने इस कोणार्क सन टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराया था, किस डायनेस्टी ने, किस राजा ने, ये बस याद रखिएगा। और करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये याद रखिएगा कि कोणार्क व्हील के रेप्लिकास को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा या कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो ये राष्ट्रपति भवन में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा।
हम लोग ने परसों वाले डेली करंट अफेयर्स में चर्चा की थी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी की, जो कि वडोदरा गुजरात में इनॉग्रेट की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज द्वारा। इन्होंने मिलकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में उद्घाटन किया था। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होगा। तो ये पहली इंडिजिनस असेंबली लाइन बनी है C-295 एयरक्राफ्ट की, जो कि रोल आउट हो जाएगा 2026 में। तो आपको ये याद रखना है 2026 में जो है C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि इंडिजिनसली असेंबल्ड होगा वो रोल आउट हो जाएगा। ये किसके किसके बीच की पार्टनरशिप है, ये एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम की पार्टनरशिप है। ये फैसिलिटी कहाँ खोली गई है, ये फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में खोली गई है, ध्यान दीजिएगा। अभी हाल ही में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज जी भारत की विजिट पे आए थे। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्पेन की हम पॉलिटिकल और फिजिकल लोकेशन को स्टडी करें। तो राइट हैंड साइड में आपके सामने पॉलिटिकल मैप है स्पेन का, देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए हमारे साथ साथ। तो स्पेन की जो कैपिटल है वो एकदम सेंट्रल स्पेन में है, जिसका नाम है मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अब हम ये देखेंगे कि स्पेन के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न साइड से। नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे तो ये बे ऑफ बिस्के है। नॉर्दर्न साइड में वाटर बॉडी है बे ऑफ बिस्के, जो कि इमीडिएट नॉर्थ में है मैड्रिड के, अरे सॉरी, स्पेन के इमीडिएट नॉर्थ में है बे ऑफ बिस्के। फिर अगर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करें तो नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में स्पेन शेयर करता है अपना बॉर्डर फ्रांस से। नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर शेयर होता है फ्रांस से, ये बात याद रखिएगा, ये फ्रांस है पूरा। फिर फर्दर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करें तो एंडोरा आता है। एंडोरा भी नॉर्थ ईस्ट में है स्पेन के। एंडोरा से भी स्पेन नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर हम और मूवमेंट करें क्लॉकवाइज तो आ जाता है बेलेरिक सी। आ जाता है क्या, बेलेरिक सी, आप देख पा रहे होंगे बेलेरिक सी, जो कि कहाँ स्थित है, मेडिटेरेनियन सी में स्थित है। तो स्पेन के ईस्ट साइड में बेलेरिक सी है और साउथ ईस्ट साइड में मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी से मूव करें क्लॉकवाइज तो साउथ आ जाता है। साउथ में कौन है, साउथ में है मोरक्को। साउथ में है मोरक्को। साउथ में है मोरक्को, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। फिर आगे मूव करें तो वेस्ट में कौन है, वेस्ट में है पोर्चुगल। वेस्ट में है पोर्चुगल, ये बात याद रखिएगा, वेस्ट में है स्पेन के पोर्चुगल। और नॉर्थ वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, जो कि है अटलांटिक ओशन। तो ये बात आपको याद रखनी है स्पेन के संदर्भ में कि कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर होता है। तो नेम है क्या, किंगडम ऑफ स्पेन है भाई इनका नाम। कैपिटल है मैड्रिड, हम लोग ने देखा। बॉर्डर किन कंट्रीज के साथ बनाता है तो पोर्चुगल वेस्ट में बनाते हैं, देखा था हमने। फ्रांस कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ही एंडोरा भी आता है। बॉर्डर्स विद मोरक्को, मोरक्को साउथ में है तो साउथ में बॉर्डर्स बनाते हैं। मेलीला और सियूटा एक जगह है यहाँ पे छोटी छोटी, सियूटा ये जगह है, मेलीला भी यहाँ ही जगह है, ये मेलीला है, जो कि स्पेन की, ये देखिए एसपी लिखा है तो मतलब स्पेन की टेरिटरी है ये। और यहाँ पे स्यूटा है, ये भी स्पेन की टेरिटरी है। तो आप ये याद रखिएगा कि बीच में समंदर तो है लेकिन फिर भी मोरक्को से बॉर्डर शेयर किया जाता है, क्योंकि समंदर के पार जो टेरिटरीज हैं सियोटा और मेलेला वो स्पेन की टेरिटरी हैं, जो कि मोरक्को से बॉर्डर शेयर करती हैं, इसलिए स्पेन भी बॉर्डर शेयर करता है मोरक्को से। जिब्राल्टर टेरिटरी है यूके की, यहाँ से भी स्पेन बॉर्डर शेयर करता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करें स्पेन की तो टाइड है, जो कि कैनरी आइलैंड में है। यहाँ कहीं कैनरी आइलैंड है, हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नेक्स्ट मैप में पॉलिटिकल लोकेशंस देखेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट टाइड है, कैनरी आइलैंड में है। और आइबेरियन पेनिनसुला में मलहेकन जो है, मलहेसन, वो हाईएस्ट पॉइंट है, मलहेसन। ये जो पूरा पार्ट है ये आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है पोर्चुगल और स्पेन का, ये पूरा आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। लार्जेस्ट लेक स्पेन का है लागो डे सैनब्रिया। लागो डे सैनब्रिया यहाँ की लार्जेस्ट लेक है। आइलैंड्स की बात करें तो बेलेरिक आइलैंड आता है ईस्ट में, हमने देखा था, बेलेरिक आइलैंड आता है ईस्ट में, और कैनरी आइलैंड आता है, और कैनरी आइलैंड से बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। कैनरी आइलैंड से, ये कैनरी आइलैंड हो गया, यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है स्पेन, ये बात आपको याद रखनी है। माउंटेन्स हमने देखा, माउंट टाइड है जो कि स्पेन का हाईएस्ट माउंटेन है, और माउंट मलहाकन है जो कि हाईएस्ट माउंटेन ऑन आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है। आइबेरियन पेनिनसुला में, ये पूरे पेनिनसुला में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट मलहाकन, लेकिन जो माउंट स्पेन का है स्पेसिफिकली वो है माउंट टाइड। तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है। स्पेन के रिवर्स की बात करें तो टागोस रिवर यहाँ पे लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि स्पेन और पोर्चुगल दोनों से ही बह के गुजरती है, ठीक है। ये कहीं पे ये पूरी ये वाली जो रिवर है
ये टागोस रिवर, ये आपको दिख रहा होगा नाम, ये टागोस रिवर है। ये स्पेन से होते हुए पोर्चुगल में होते हुए अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है। पर स्पेन के अंदर जो पूरी तरीके से बहती है सबसे लंबी नदी वो है इब्रू रिवर। वो क्या है? इब्रू रिवर, याद रखिएगा, इब्रो रिवर। ठीक है, इब्रो रिवर। जिब्राल्टर की बात करें तो ये यहाँ पे ये जिब्राल्टर है, ये यूके की टेरिटरी है। ये यूके की टेरिटरी है, हालांकि डिस्प्यूटेड एरिया है विद स्पेन। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। 2 इंडिजिनस फास्ट पेट्रोल वेसल्स लॉन्च किए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 फास्ट मूविंग पेट्रोल वेसल्स लॉन्च किए हैं। क्या क्या नाम है उनका? तो वेसल्स का नाम है अदम्य और अक्षर। अदम्य और अक्षर तो इंडियन कोस्ट गार्ड के फास्ट मूविंग पेट्रोल वेसल्स हैं, एफपीवीज हैं, फास्ट पेट्रोल मूविंग वेसल्स हैं। इनको किसने डिज़ाइन किया है? इनको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डिज़ाइन किया है। तो यही 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? अदम्य और अक्षर। किसने डिज़ाइन किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, किसके अंदर आते हैं ये, किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये भी याद रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। लेंथ है इनकी 52 मीटर्स, ब्रेथ है 8 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट है 320 टन्स। इनका पर्पस क्या है? जो ऑफशोर एसेट्स हैं इंडिया के उनको प्रोटेक्ट करना और आइलैंड टेरिटरीज में सर्वेलेंस ऑपरेशंस को प्रोवाइड करना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो ये 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। चेयरमैन इस समय है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो वेसल के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 1957 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके चेयरमैन हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स लॉन्च किए जिनका नाम है अदम्य और अक्षर। आर्म रेसलिंग कप में इंडिया रनर अप आई है। इंडिया सेकंड पोजीशन पे रही है एशियन आर्म रेसलिंग कप में। ये बात आपको याद रखनी है। एशियन आर्म रेसलिंग कप में इंडिया सेकंड स्थान पे रही है, दूसरे स्थान पे रही है आफ्टर कजाकिस्तान। कजाकिस्तान पहले स्थान पे रही है, पहली प्लेस पे रही है कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे इंडिया रही है। किसमें? एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में, एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 में, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे 9। कैटेगरीज कौन कौन सी थी? पैरा थी, मास्टर्स थी, सब जूनियर थी, जूनियर, यूथ, सीनियर्स। ठीक है, तो अलग अलग वेट कैटेगरीज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे इंडियन विनर्स के नाम है, आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ हम लोग टोटल मेडल काउंट देखेंगे इंडिया का टोटल मेडल काउंट रहा है 223 मेडल्स। गोल्ड आए हैं 63, सिल्वर आए हैं 100 और ब्रोंज आए हैं 60। ठीक है, तो ये काउंट याद रखिएगा और इंडिया की प्लेस याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कितनी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रही हैं एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 में। इसकी लोकेशन कहाँ थी? महाराष्ट्र में। इंडिया की रैंकिंग क्या है? सेकेंड। फर्स्ट रैंक पे कौन है? कजाकिस्तान। इंडिया का टोटल मेडल काउंट कितना है? तो 223 मेडल्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप किसने प्रोवाइड की थी? तो पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसकी प्रेसिडेंट है प्रीति झांगियानी। ठीक है, तो हल्का सा ये भी याद रखने की कोशिश करिएगा। राजस्थान के आंधी विलेज ने अडॉप्ट किया है ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर जीरो वेस्ट गोल। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान के कौन से विलेज ने ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है? तो आंधी विलेज ने अडॉप्ट किया है, जो कि 43 किलोमीटर है जयपुर राजस्थान से। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये ग्रीन टेक्नोलॉजी इन लोग ने अडॉप्ट किया है ताकि वेस्ट जो जनरेट हो वो ज़ीरो तक हो जाए, ताकि टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से ज़ीरो वेस्ट मॉडल इस्टेब्लिश किया जा सके। तो इसमें क्या होगा? जो भी फूड वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, वेस्ट वाटर है और हॉस्पिटल वेस्ट है, उनको एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे क्या है? इससे वेस्ट कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो ये इस्टेब्लिश कर देगा ज़ीरो वेस्ट मॉडल। तो ये ज़ीरो वेस्ट मॉडल कहाँ पे आया है, कहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, किस गाँव में? तो ये आंधी विलेज में अडॉप्ट किया गया है। आंधी गांव जो कि राजस्थान में है, जयपुर से 43 किलोमीटर दूर है, उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है फॉर जीरो वेस्ट गोल। हुरून इंडिया ने वाघ बकरी टी ग्रुप को जनरेशनल लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, हुरून इंडिया ने जनरेशनल लेगेसी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी का अवार्ड दिया गया है वाघ बकरी चाय ग्रुप को, वाघ बकरी टी ग्रुप को ये अवार्ड दिया गया है। किस चीज़ का? जनरेशनल लेगेसी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी। और ये अवार्ड किसने दिया है? ये अवार्ड दिया है हुरून इंडिया ने। किसको? वाघ बकरी टी ग्रुप को, वाघ बकरी टी ग्रुप को ये अवार्ड दिया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक नया एक्सटेंशन आया है जिसका नाम है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है, वय वंदना कार्ड मतलब
वृद्ध लोगों के लिए, वयोवृद्ध जो लोग हैं, जो बहुत ही एजेड लोग हैं, जिनकी उम्र 70 और उससे ऊपर है, उनके लिए ये कार्ड लाया गया है। ये अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इन्होंने बताया है कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वो अब सारे ही सिटीजन्स जो कि 70 या 70 साल से ऊपर हैं, उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। उनकी इनकम चाहे जितनी हो, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा सकते हैं। कौन से लोग? जिनकी उम्र 70 या 70 वर्ष से अधिक है। इसका कवरेज अमाउंट कितना है? तो 5 लाख पर ईयर इसका कवरेज अमाउंट है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यूनिवर्सल फॉर ऑल सीनियर्स एजेड 70 प्लस, ठीक है। तो 70 साल से जितने भी वयोवृद्ध लोग हैं, 70 साल के या उससे ऊपर वयोवृद्ध लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। चाहे उनकी तनख्वाह भी कितनी हो, उनकी सैलरी कितनी हो, लेकिन अगर वो 70 साल से ऊपर हैं, तो उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुफ्त लाभ मिल सकता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। पर कुछ जगहों पे ये एप्लीकेबल नहीं है अभी, जैसे कि दिल्ली और वेस्ट बंगाल में उनकी स्टेट पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान में रही रखना है। हॉस्पिटल नेटवर्क क्या है? ट्रीटमेंट अवेलेबल एट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जन आरोग्य योजना से, वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे पर्पज़ ये है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को, हेल्थ केयर कॉस्ट कम होगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। अब हम लोग आगे बढ़ के देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो यहाँ हम लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करेंगे, जिसको पीएमजे के नाम से जाना जाता है। ये बीजेपी सरकार की बहुत ही बेहतरीन स्कीम रही है। ये कब लॉन्च की गई थी? ध्यान दीजिएगा, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं, वो जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आराम से दी जा सके, ठीक है। तो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, ठीक है। जो भी हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो बाय वन एंड ऑल, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, साथ ही साथ हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। कवरेज क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ प्रोग्राम है। कितना कवर करता है? तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। याद रखिएगा, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं है ये सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, जिसमें 5 लाख तक की जो चीज़ है वो आपको, 5 लाख की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुफ्त दी जाएंगी पर फैमिली, ठीक है। पर फैमिली, पर हेड नहीं, याद रखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। पर फैमिली 5 लाख रुपए फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन, सॉरी 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। बेनिफिशियरीज लगभग 10 करोड़ हो चुके हैं। कहाँ से इनको आइडेंटिफाई किया गया है? तो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा आया था, उसके बेसिस पे 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया था और उनको ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका बेसिस क्या है, आइडेंटिफिकेशन का बेसिस क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का, ठीक है। प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं? तो लगभग 1400 मेडिकल प्रोसीजर्स जो हैं ये इसमें कवर्ड है, इंक्लूडिंग प्री हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, रूम चार्जेस, फिजिशियन, सर्जन फीस, आईसीयू एंड ऑपरेशन थिएटर चार्जेस। तो इतने तरीके के चार्जेस इसमें कवर है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ये लागू की गई है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, मान लीजिए कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कोई डायबिटिक है, किसी को पल्मोनरी डिजीज है, किसी को हार्ट कार्डियक की कुछ दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें भी कवर्ड होंगी। ऐसा नहीं है कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है उनको नहीं कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी कवर की जाएंगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज कवर्स 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जैसे आप हॉस्पिटलाइज हुए उसके 3 दिन का जो भी एक्सपेंस होगा और हॉस्पिटलाइज होने के बाद 15 दिन के आगे का जो एक्सपेंस है वो कवर किया जाएगा सरकार द्वारा, इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अभी हमने देखा कि एलिजिबिलिटी कहाँ से डिसाइड हुई है। तो एलिजिबिलिटी डिसाइड हुई है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा ऑफ 2011 से,
और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज पे। अगर फैमिली में 7 लोग हैं तो सातों को मिलेगा, फैमिली में 2 ही लोग हैं तब भी मिलेगा। कोई एज में बार नहीं है, कोई भी जेंडर में बार नहीं है। फंडिंग स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है किसी भी स्कीम का, तो देख लेते हैं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 60-40 का रेशियो है ज़्यादातर स्टेट्स के लिए, ठीक है। 60 रुपये, अगर 100 रुपये आ रहा है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो 60 रुपये जो है वो सेंट्रल सेक्टर देगी और 40 रुपये जो है राज्य सरकार देंगी। 90:10, 90:10 कहाँ के लिए? नॉर्थ ईस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के लिए, ठीक है। और 100% सेंट्रल फंडिंग है यूनियन टेरिटरीज के लिए विदाउट लेजिस्लेचर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन कौन से होते हैं? तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि कैशलेस होगी और पेपरलेस होगी। कैशलेस क्यों होगी? क्योंकि जो जन धन योजना के अंदर जो कार्ड मिला है वो यूज़ हो सकता है। पेपरलेस क्यों होगी? क्योंकि अभी हमने देखा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स पेपरलेस हो गए हैं, ठीक है, और कैशलेस हो गए हैं, ठीक है। पोर्टेबिलिटी है, ये कोई भी इसको बदलाव कर सकता है, अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इससे जोड़ सकता है, ठीक है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से ले सकता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश के ही हॉस्पिटल्स में ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, आप जाके तमिलनाडु में ये सर्विस अवेल कर सकते हैं, आप नागालैंड में जाके ये सर्विस अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोर्टेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो कि गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, उनको बदला जाएगा किसमें? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में। इसी के साथ साथ 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की भी इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है, ठीक है। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। फिर प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र अपॉइंट्स किए गए हैं, ताकि क्या अपॉइंटमेंट हुआ है आरोग्य मित्र का, ताकि अगर कहीं भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताएंगे, ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट को अवेल करना है, कौन से ट्रीटमेंट को अवेल करना है, कहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट होगा, ये सारी बातें बताएंगे। तो लगभग 3519 आरोग्य मित्र को ट्रेन कर दिया जा चुका है, ताकि वो हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स के तौर पर अच्छे से काम करें। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, आपने देखा ही कि कैसे पेपरलेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड किया गया है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसने अभी 3 साल कंप्लीट किए, इसके बारे में हम लोग ने बात की। एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता था वो अब कम हो गया है, फाइनेंशियल रिस्क जो होता था हेल्थ एक्सपेंडिचर के बढ़ने से वो भी थोड़ा सा रुक गया है या कम हो गया है, मिटिगेट हो गया है। 6 करोड़ लोगों को लगभग डायरेक्ट लाभ मिला है इससे, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन कौन सी है? तो हमने देखा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो 2018 में बनी थी, और क्योंकि हेल्थ स्टेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए स्टेट हेल्थ एजेंसीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इन अलायंस विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ एजेंसीज आपस में मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस होस्ट की गई है मिलानो कांग्रेस सेंटर, मिलान, इटली में। तो ये बात आपको याद रखनी है। 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस कहाँ पे होस्ट की गई है? ये इटली में होस्ट की गई है। इस बार की थीम रही है रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की थीम रही है, और ये कहाँ पे होस्ट किया गया था? ये इटली में होस्ट किया गया था। यहाँ पे IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको याद रखना है। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ जी को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस कहाँ पे होस्ट किया गया था? इटली में होस्ट किया गया था। इस बार की थीम रही है रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, और यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे डॉक्टर एस सोमनाथ जी को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अगला इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? तो ये सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में होस्ट किया जाएगा 2025 में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है यूजीन कैलेटॉन माउरी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 अक्टूबर 2024 को। तो ये याद रखिएगा कब ऑब्जर्व किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस डे। तो ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 अक्टूबर 2024 को। इस बार की थीम क्या रही है? से नो टू फ्रेजाइल बोन्स, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। से नो टू फ्रेजाइल बोन्स किसकी थीम है? ऑस्टियोपोरोसिस की थीम है, सॉरी।
इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने पे क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो से नो टू फ्रेजाइल बोन्स को नो कहना, तो ये बात याद रखिएगा। ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 अक्टूबर 2024 को। कौन सा डे? ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे। ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 अक्टूबर 2024 को। और इस बार की थीम रही है अ डेली डोज ऑफ आयोडीन कीप्स यू फिट एंड फाइन। अ डेली डोज ऑफ आयोडीन कीप्स यू फिट एंड फाइन। ठीक है, तो ये थीम याद रखिएगा।